हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमने अभी अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़े थे पादप उत्तक। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 2। तो वो उसमें उत्तक को दो भाग में बांटा गया है, एक पादप उत्तक और जंतु उत्तक। अब बात ये होती है कि पादप उत्तक और जंतु उत्तक, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू अलग अलग क्यों हैं? तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि पादप जो होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, इनकी संरचना बहुत डिफरेंट होती है। ये दोनों ही लिविंग है, मगर संरचना में डिफरेंट होने की वजह से इनकी कार्यशैली जो होती है वो भी अलग अलग होती है, और इनके बॉडी में जो क्रियाएं होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं, अलग अलग प्रकार से होती है। तो जब इनकी क्रियाएं अलग अलग होती हैं, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, तब इनमें क्या होगा, इनकी जो सेल्स है वो भी अलग तरीके से काम करेंगे। और उत्तक क्या होते हैं? ये होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, या ये कहिए कि जो एक टीम, किसकी, सेल्स के, कोशिकाओं का एक समूह जो मिलके काम कर रहा है। अब उन सबको अलग अलग तरीके से अपने काम को करना होगा। जब अलग तरीके से काम करेंगे तो वो भी कैसे हो जाएंगे, अलग अलग तरह के समूह हो जाएंगे। इसीलिए उत्तक जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और पादप और जंतु, इन दोनों की संरचना इतनी अलग है कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर में तो उनको अलग होना होता है। अब देखिए, जो पादप होते हैं उनमें इतने ज़्यादा वर्क नहीं होते, इतनी ज़्यादा जैविक क्रियाएं नहीं होती जितनी जीवों में होती है। सही है। देखिए, श्वसन हो गया, रेस्पिरेशन, उसमें क्या है कि ऑक्सीजन ले रही है कोशिकाएं, और कोशिकाओं के साथ सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाना भी है। ठीक है, तो क्या हो गया, उसमें कोशिकाओं को ये ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। आहार नाल है, आहार नाल में जंतु ने क्या लिया, फूड लिया। अब फूड का एसिमिलेशन हो रहा है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है, पोषक तत्व, उनको अवशोषण किया जा रहा है। कहाँ? आहार नाल में। तो जो उसकी कोशिकाएं हैं वो अलग तरीके से काम करेंगी। ठीक है ना। तो ऐसे ही जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो एक जगह खड़े होकर मूवमेंट करते हैं। ठीक है। और जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिस्टेंस कवर करते हैं। सही है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तब उनकी जो कोशिकाएं हैं, जो समूह बना रही है, उत्तक है, वो भी अलग तरीके से काम करेंगी। सही है ना। देखिए, उनमें मोशन दोनों में होता है। ठीक है। गति दोनों के अंदर है, प्लांट में भी है और एनिमल्स में भी है। मगर प्लांट्स में क्या होती है, पादप में है कि वो एक ही जगह फिक्स खड़े होके गति करते हैं। ठीक है, मूवमेंट करते हैं। मगर जो एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो वो डिस्टेंस कवर करते हैं। अब इतने सारे डिफरेंसेस होने की वजह से हमारे जो जंतु उत्तक है वो पादप उत्तक से अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनकी कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती है। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे जंतु उत्तक कि क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखेंगे हम जो जंतु हैं उनमें उनके कार्य, उनकी क्रियाएं अलग होने की वजह से उनको अलग अलग क्रियाएं करनी हो रही हैं। ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शन की वजह से के कारण इनको जंतु उत्तक को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। तो कब सबसे पहले जंतु उत्तक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में। देखिए, पहला है उपकला या एपिथेलियम उत्तक। ठीक है, उपकला या एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियोज में देखेंगे इनके प्रकार, जंतु उत्तक के प्रकार। तो देखिए, सबसे पहला है उपकला या एपिथेलियम। आप इसे समझिए इस तरह से कि एक एनिमल है, कोई भी जीव है,
ठीक है। अब हम जब उसे ऊपर से उसको देख रहे हैं और उसके अंदर तक जाते हुए उसकी संरचना को देखेंगे, उनके अंदर तक जाएंगे कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जितने भी कवर होता है यानी कि कवरिंग है वो सब हमने क्या कर दी, एपिथेलियम में डाल दी। या ये कहिए कि जो ऊपर का सबसे ऊपर लेयर आ रही है वो सब क्या है, वो उपकला है, ठीक है। एपिथेलियल लेयर हो गई एपिथेलियम, ये चला गया आपका उपकला में। फिर उसके बाद संयोजी उत्तक। संयोजी कौन से होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये संयोजी उत्तक क्या करते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। जो अंदर के पार्ट्स हैं उन सबको आपस में अंदर जोड़ने का, संयोजन करने का, संयोजी मीन्स संयोजन करने का कार्य करते हैं। फिर आते हैं पेशीय उत्तक। देखिए स्टूडेंट्स, पेशीय उत्तक यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी में मांसपेशियां होती है वो सब इसी में आ जाती हैं। पेशियां भी अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग तरह से काम करती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, हमें अपना हाथ हिलाना है तो हिलाया है, नहीं हिल। कुछ ऐसी होती है जो हम चाह के भी नहीं कर सकते, ठीक है। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पेशियां काम कर रही हैं उनको हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, ठीक। और कुछ ऐसी होती है जो कंटिन्यू चलती रहती हैं, जिनका हम ना कम कर सकते हैं ना ज़्यादा, ना हम अपने अकॉर्डिंग उनको ऑर्डर कर सकते हैं और ना ही वो हम ऐसा है कि हमारे अकॉर्डिंग चले, ठीक है। तो ये सब आ जाती है रेखे पेशियाँ। फिर आता है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक में हमारा पूरा बॉडी में जो कंट्रोल है, हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, वो सब सिस्टम जो होता है वो कहाँ आता है, तंत्रिका उत्तक में आता है। ब्रेन, जितनी भी नर्व्स होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ये सब कहाँ आ जाएंगे, ये सब तंत्रिका उत्तक में, नर्वस टिश्यू में आ जाएंगे। क्लियर। तो अभी हमने देखा ये हमारे जंतु उत्तक 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब ऐसे ही ये पहला है उपकला। उपकला को फिर उन्होंने डिवाइड हुए हैं शल की उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार, पक्षांबी और ग्रंथिल उपकला, ठीक है। ऐसे ही संयोजी उत्तक भी कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, 5 पार्ट्स में। संवहनी, एरियोलर, संघन, वसीय उत्तक और कंकालीय उत्तक, ठीक है। और फिर हमारे आते हैं पेशीय उत्तक। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी, ठीक है। तो ये सब हमें जंतु कोशिका में जंतुओं में पाए जाने वाले उत्तक और उनके प्रकार है। तो हम स्टूडेंट्स सबसे पहले देखेंगे उपकला या एपिथेलियमी उत्तक। यस स्टूडेंट्स, तो हमारे जंतु उत्तक में जो प्रथम प्रकार है, पहला प्रकार है, वो है उपकला उत्तक या एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं उपकला उत्तक। तो स्टूडेंट्स, उपकला उत्तक क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। उपकला उत्तक, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो जंतु है उसको ये कहिए कि सबसे बाहर की जो लेयर है उसे कहते हैं हम एपिथेलियम टिश्यू या उपकला, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये जंतुओं को सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे अगर वो बाहर है त्वचा पर, जैसे आप समझिए जंतु हैं जितने भी, उनकी जो त्वचा है, सबसे बाहर की जो लेयर है त्वचा, उस पे एपिथेलियम टिश्यू होता है। और हमारा त्वचा का कार्य क्या है, सुरक्षा देना, ठीक है। बाहर के जितने भी बैक्टीरिया हैं उनसे सुरक्षा देना, यांत्रिक सुरक्षा देना, और जो बाहर से बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी तरह के जो क्या कहिए प्रॉब्लम आती हैं, जो भी, ठीक है, जो किसी तरह की परेशानियां हैं, उन सब से उनको सुरक्षा देने का कार्य कौन करता है, उपकला उत्तक करता है, ठीक है। तो उपकला उत्तक का कार्य होता है कि जंतु को या पादप को क्या करना, एक पादप में भी होती है क्या, एपिडर्मिस होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो मोटी लेयर होती है। ये उपकला भी क्या है, कभी कभी किसी जंतुओं में मोटी अथवा पतली एक लेयर होती है, आवरण होता है, एक पतली परत होती है जिसको कहते हैं उपकला। उसका कार्य है जंतु को, उनके अंगों को सुरक्षा देना, ठीक है। बाहर के बैक्टीरिया से, बाहर के मौसम से, ठीक है, बाहर के जो वातावरण है उससे उनको अंदर के अंगों को बचाना। और जो उनकी अलग अलग तरह से जो कोई इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी से भी अंदर के ऑर्गन्स को भी बचाता है, अंदर के पार्ट्स को बचाता है, ठीक है। तो ये होता है
उपकला उत्तक। अब ये उपकला उत्तक के कार्य देखिए। उपकला उत्तक सबसे पहले मैंने बताया सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। जितनी भी जंतु हैं उन सब में सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। उनके अंगों में भी जो पार्ट्स हैं उनको भी सुरक्षा करता है। ठीक है, तो ये होता है। अब ये हमें कहाँ कहाँ होता है, पहले हम इसे देखते हैं कि ये क्या कहाँ पाया जाता है। तो जो हमारा ये उपकला उत्तक है ये कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले पाया जाता है जीव की त्वचा पर। जो ये जितनी भी ऊपर की लेयर है बाहर की, ये होती है उपकला, एपिथेलियम टिश्यू। तो ये क्या है कि सबसे पहले त्वचा की ऊपर त्वचा पर पाया जाता है। ऐसे ही आहार नाल जो अंदर है, आहार नाल के जो अंदर है आंतरिक स्तर है। आंतरिक स्तर आप ऐसे समझिए जैसे एक पाइप होता है। पाइप में एक तो ऊपर होता है, ये होता है आउटर कवर, तो इसे बोलते हैं हम कवरिंग, जो बाहर की लेयर है। ठीक है, या बाहर अगर आप उसे पेंट करेंगे तो वो लेयर जो आएगी उसको बोलेंगे कवरिंग। और जो उसके पाइप के अंदर है, अगर अंदर आप पेंट करते हैं तो अंदर की साइड क्या कहलाएगा? वो होता है आंतरिक आवरण। ठीक है, तो वो लाइनिंग जो होती है, वो लाइनिंग अंदर जो है वहाँ पर ये पाए जाते हैं क्या? एपिथेलियम टिश्यू। तो जितनी आहार नाल है उसमें भी कहाँ होता है? ये अंदर के आंतरिक आवरण बनाता है। ऐसे ही मुख गुहा में भी ये पाया जाता है एपिथेलियम। फेफड़ों में कुपिका होती है, जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें एल्वोलाई होती है, छोटी छोटी कुपिकाएं होती है। उन कुपिकाओं में भी कौन सा टिश्यू होता है? वो होता है एपिथेलियम टिश्यू, उपकला उत्तक पाया जाता है। ऐसी जो वृक्क नलिकाएं होती हैं उसमें भी उपकला उत्तक होता है। वृक्क नलिका में और हमारी रक्त वाहिनियां जितनी भी होती हैं, ठीक है, उसमें भी उपकला उत्तक पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब जब हमें पता चल गया ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, श्वसन में भी काम कर रहा है, ये अवशोषण का भी काम कर रहा है, तो इसके कार्य भी इसी हो गई। जहाँ ये जिस बॉडी पार्ट में पाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य होते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले हमारी त्वचा पे पाया जाता है। ठीक है, तो त्वचा का कार्य क्या होता है? सुरक्षा देना। किसको? जीव को। तो ये क्या करता है? सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। जो हमारी उपकला उत्तक है ये जीवों के सबसे बाहर ऊपर पाया जाता है, जिससे वो बाहर के वातावरण से, जो बाहर बैक्टीरिया हैं, धूल है, मिट्टी है, ठीक है, और जो बाहर चोट ना लगे, उनको इंजरी है जितनी भी, उन सब से उनको बचाने का कार्य करता है, उनको यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, खोखले अंगों का आंतरिक आवरण बनाता है। जो खोखले अंग है जैसे मुख गुहा, आहार नाल, ये सब क्या है? ये हमारे खोखले अंग हैं, जो अंदर से खोखले हैं, जिसके अंदर ये अंदर आंतरिक आवरण कौन बनाता है? उपकला उत्तक। ठीक है, अब ये अंदर आंतरिक आवरण बना रहा है, आहार नाल में है। तो आहार नाल में क्या होता है? खाना पचने के बाद आता है। ठीक है, सारा डाइजेशन हमारा कहाँ होता है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होता है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसी के अंदर ये पाया जाता है। तो जितना भोजन पचता है, पचा हुआ भोजन जो है उसका अवशोषण वो सब क्या करता है? उपकला का कार्य होता है। उपकला करेगी, सारे पचे हुए भोजन का अवशोषण करेगी। जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर कराने का कार्य भी कौन करती है? इसमें भी यही सहायक होती है। ठीक है, तो ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है और जो बचा हुआ भोजन होता है उसको बाहर निकालने के कार्य में भी सहायता करती है। अब ये होता है हमारा ग्रंथिल एपिथेलियम टिश्यू। जो एक ग्रंथिल उपकला उत्तक है वो क्या काम करता है? वो स्त्रावन का काम करता है। ठीक है, कौन किसका? जैसे म्यूकस है जो हमारे इंटरनल खोखले, उसमें जो ग्लैंड्स होती हैं ग्रंथि में, जिसमें पाया जाता है ये ग्रंथिल, तो वो ग्रंथियों में जो पाया जाएगा कौन सा? उपकला। ठीक है, वो कौन से होगी? ग्रंथिल उपकला जो है वो हमारी ग्रंथियों में पाए जाते हैं। तो जो ग्रंथियों में स्त्रावन होता है उसमें भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे म्यूकस बनाना, जठर रस आदि पदार्थों का स्त्रावन करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम इनके एपिथेलियम उत्तक के प्रकार देखेंगे, उपकला के अलग अलग प्रकार देखेंगे। तो उसमें एक प्रकार होता है ग्रंथिल उपकला। वो ग्रंथिल उपकला जो हमारी बॉडी में ग्रंथि होती है, हम उन्हें भी देखेंगे।
पढ़ेंगे तो वहाँ हमें समझ में आएगा कौन सी ग्रंथि में पाया जाता है और कौन से क्या ये वहाँ से पदार्थ को बनाता है। ठीक है, तो ये म्यूकस और जठर रस आदि का स्त्रावन करता है। फिर हमारा ये क्या करता है, हमने कहा ये फेफड़ों की कुपिकाओं में पाया जाता है। सही है, जो फेफड़े हैं एल्वेओलाई। अब फेफड़े क्या काम करते हैं, फेफड़े हमारे जो लंग्स हैं वो रेस्पिरेशन में काम करते हैं, श्वसन क्रिया में श्वसन क्रिया को करते हैं। ठीक है, श्वसन क्रिया कहाँ होती है, फेफड़ों में होती है। तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन गैस लेने का, कार्बन बाहर निकालने, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का, सारी ब्लड में पहुंचाने का ऑक्सीजन, ये सब का जो गैसें हैं आना जाना, इनका विनिमय जो होता है, विनिमय कौन करता है, ये सब गैस हमारी फेफड़ों में होती है। तो इसमें फेफड़ों की कुपिकाओं में एल्वेओलाई में कौन पाए जाते हैं, उपकला पाई जाती है। तो ये कार्य भी, ये भी गैसों के विनिमय का कार्य भी करता है। ठीक है, फिर आता है, हमने बताया कि उपकला फेफड़ों की कुपिकाओं में हो गया। उसके बाद हमने कहा रक्त नलिकाओं में भी होता है। सही है, अब जब ये रक्त नलिकाओं में भी है तो ये वहाँ पर भी कोई ना कोई कार्य कर रहा है। तो क्या कार्य कर रहा है ये वृक्क वाहिनियों में होता है, वृक्क नलिकाओं में होता है, रक्त नलिकाओं में होता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये गैस का विनिमय करेगा। उसके साथ साथ जब ये वृक्क नलिकाओं में होता है तो वृक्क में क्या कार्य होता है, वृक्क में होता है ब्लड को प्योरिफिकेशन का कार्य। ठीक है, उसको ब्लड को प्योरीफाई करने का कार्य करता है ये वृक्क हमारे। तो ये हमारे वृक्क में भी क्या करता है, वृक्क में रक्त के छानने में उपयोगी होता है। जो रक्त छनता है वृक्क नलिकाओं में, वहाँ पर ये उसके छानने में सहायता करता है। और जो पदार्थ बच जाते हैं छनने के बाद और जो हमारे उपयोगी हैं, वापस उनको मिलाना है। ठीक है, तो उनका वापस अवशोषण करने का कार्य भी उपकला उत्तक करते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए हमारे उपकला उत्तक कितने सारे कार्य कर रहे हैं। ये सुरक्षात्मक आवरण बना रहे हैं जिससे जीवों की सुरक्षा होती है, गैस के विनिमय का कार्य करते हैं, रक्त के छनने में सहायक होते हैं और जो बचे हुए पदार्थ होते हैं उपयोगी पदार्थ उनको वापस अवशोषण का कार्य करते हैं। आहार नाल में होते हैं, वहाँ पर ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। ठीक है, और जो हमारे खोखले अंग होते हैं अंदर, उनका आंतरिक आवरण बचाते हैं, उनको अंदर से यांत्रिक सुरक्षा देते हैं, उनको बैक्टीरिया वगैरह से बचाने का कार्य या किसी चोट से बचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, हमारे ग्रंथियों में पाए जाते हैं, जैसे ग्रंथि रस जो होते हैं उनके स्त्रावन में हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे उपकला उत्तक के प्रकार। ये उपकला जो है एपिथेलियम टिश्यू या उपकला उत्तक कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ कौन सा प्रकार कहाँ पर पाया जाता है। तो एपिथेलियम उत्तक के कार्य के बाद अब हम देखते हैं उपकला उत्तक के प्रकार। तो स्टूडेंट्स, उपकला उत्तक 5 प्रकार की है। शैल की उपकला, घनाकार, स्तंभाकार, पक्षाम्भी और ग्रंथिल उपकला। तो पहला है हमारा शैल की उपकला, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्टूडेंट्स, ये स्क्वैमस एपिथेलियम यानी कि शैल की उपकला जो होती है वो कैसी होती है, इनकी कोई आकार शेप नहीं होता, ये चपटी होती है। ठीक है, ये चपटी और अनियमित आकार की होती हैं। ये आपस में जैसे टाइल्स होती है, फर्श में टाइल्स लगती है तो वो क्या होती है, वो आपस में बिल्कुल फिक्स होती है। ठीक है, ये इस तरह की होती है। जैसे ये देखिए, ये आपस में टाइल्स की तरह फिक्स है। ये आपस में फिक्स हो रही है। तो ये कौन सी कहलाएंगी, ये कौन सी है, शैल की उपकला। इनमें बीच में एक केंद्रक होता है। ठीक है, तो ये शैल की उपकला आपस में टाइल्स की तरह चिपकी हुई होती है। जब ये आपस में चिपकी हुई हैं तो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होगा। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है दो सेल्स के बीच में। देखिए, जैसे ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, अगर इनके बीच में जो ये स्पेस होता है
ये जो स्पेस है ये कहलाता है इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि कोशिकाओं के मध्य में पाए जाने वाला अवकाश। ठीक है, तो ये जो स्पेस होता है ये इनमें नहीं मिलता, जब इनके बीच में जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, ठीक है, तो कोशिकाओं के बीच में अवकाश नहीं है, तो इनमें क्या है, इनमें इंटरसेलुलर जो सैप होता है यानी कि अंतराकोशिकीय रस वो भी कम होता है। इनमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, इनके अंदर एक न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य अधिक होता है। सही है। अब ये क्या होता है, ये जो आपस में क्लोज होती है, टाइटली क्लोज होती है, कस के बंधी हुई होती है, इनमें कोई स्पेस नहीं होता। ठीक है, ये कहाँ है, ये मोस्टली त्वचा पे पाई जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ ये हम त्वचा पर, जिसकी वजह से ये त्वचा हमारी कैसी है कि इसके अंदर वो आपस में, देखिए त्वचा की जो बिल्कुल कोशिकाएं हैं वो आपस में बंद हैं। ठीक है, और कहाँ होंगे, ये त्वचा के साथ साथ ये पाई जाती है कोशिका भित्ति में, केशिका भित्ति में, जो कैपिलरीज होती हैं उनके भित्ति में। फिर उसके साथ साथ ये फेफड़ों में भी पाई जाती है, यानी कि फेफड़ों में जो कुपिकाएं होती हैं, जो लंग्स की एल्वोलाई होती है, उनके अंदर पाई जाती है। मुख गुहा के, ये जो ये मुख गुहा है उसके अंदर भी कौन से, शल की उपकला पाई जाती है। शल की उपकला समझ में आई, ये कैसी होती है, ये आपस में टाइटली क्लोज होती है, एक टाइल्स की तरह, जैसे फर्श में टाइल लगती है इस तरह से टाइल्स की तरह आपस में जुड़ी हुई होती है। इनके अंदर कोशिका द्रव है और केंद्रक पाया जाता है। इनकी स्थिति कहाँ पर है, ये पाई जाती है कोशिका भित्ति में, फेफड़ों की कुपिकाओं में, उसके साथ साथ मुख गुहा में अंदर, और हमारी त्वचा में पाई जाती है। अब जब ये त्वचा में पाई जाती हैं तो जो आप सीधा सा देखिए, जो त्वचा है उसका कार्य क्या है, जो त्वचा का कार्य है वो पदार्थों का आवागमन करना, जैसे गैस है, गैसेस को आगे अंदर, बाहर से गैसेस को अंदर लेना और अंदर से बाहर पहुंचाना। ऐसे ही बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनका आवागमन ये करता है। ठीक है, तो ये पदार्थों का विनिमय करती है। ठीक, और उसके साथ साथ त्वचा का कार्य है उसको सुरक्षा प्रदान करना, तो ये सुरक्षात्मक कवर भी बनाती है। समझ में आया। शल की उपकला, उपकला उत्तक जो 5 प्रकार के हैं। पहला प्रकार है शल की उपकला। शल की उपकला टाइल्स के जैसी होती है, उनमें एक केंद्रक बीच में होता है, और ये कहाँ होती है, ये मुख गुहा में है, त्वचा में पाई जाती है, फेफड़ों की कुपिकाओं में पाई जाती है, और ये क्या करती है, ये गैसों का पदार्थों का विनिमय का कार्य करती है और सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद सेकंड आता है घनाकार उपकला। घनाकार, इसके नाम से समझ में आता है घन, घनाकार यानी कि घन के आकार वाली कोशिकाएं। घन मतलब जिसमें 6 साइड्स होती है। ठीक है, 6 साइड होती है, तो वो जो 6 साइड वाली कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं घनाकार उपकला। ठीक, उसमें घनाकार उपकला है। अब ये कहाँ होती है, ये पाई जाती है हमारी ग्रंथि में, जैसे लार ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में और वृक्क नलिकाओं में पाई जाती है। सही समझ में आया। और इनका कार्य क्या है, हमारे ग्रंथि की सुरक्षा तो सबका कार्य है। जितनी भी उपकला होंगी इनका पहला काम है सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो इनका धनाकार उपकला का भी पहला काम क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। फिर देखिए ये हमारी ग्रंथियों में पाए जाते हैं। तो ग्रंथियों में क्या कार्य होता है, अवशोषण का और स्त्रावन का। ठीक है, ग्रंथियों से ग्रंथि रस निकलेगा, वो ग्रंथि रस को निकालने का, बहने उससे, जिसे इसका स्त्रावन करने का, और जो पदार्थ हैं, जो उपयोगी पदार्थ हैं उनको एब्जॉर्ब करने का, उनका अवशोषण करने का कार्य होता है। अब जब ये घनाकार उपकला हमारे लार ग्रंथि में पाई जाएगी तो वहाँ से क्या होगा, म्यूकस बनेगा। ठीक है, लार ग्रंथि से, तो ये लार ग्रंथि में पाई जाएगी तो हम वहाँ पर भी ये पदार्थ का स्त्रावन करेगी। हमारी थायराइड ग्रंथि में पाई जाएगी तो वहाँ से भी पदार्थ का स्त्रावन करेगी और अवशोषण करेगी। ठीक है, वृक्क नलिकाओं, लार ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि में पाई जाती है घनाकार उपकला। घनाकार उपकला घन की शेप में कोशिकाएं होती हैं, जिसकी 6 कोशिकाएं मतलब 6 साइड होती है। क्लियर।
अब हम देखेंगे स्तंभाकार उपकला। स्टूडेंट्स, शल्की और घनाकार के बाद अब तीसरे नंबर पर आती है हमारी स्तंभाकार उपकला। जैसा इसके नाम से समझ में आ रहा, स्तंभा यानी कि स्तंभ के आकार की जो उपकला होती है वो स्तंभाकार उपकला कहलाती है। स्तंभ जैसे कॉलम यानी कि लंबाई में ये इस तरह की उपकला होती है। ये हो गई आपकी स्तंभाकार उपकला। अब जब ये लंबाई में है, कॉलम के जैसी है, शेप में है, तो इनमें जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो भी कैसा होता है, वो भी लंबा होता है। ठीक है, तो इसका ये कि जो हमने देखे, जो हम पढ़ रहे हैं वो उसी के नाम के अगर हम उसको उसके नाम के अकॉर्डिंग याद रखें तो बहुत ईजी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल है, सब कुछ बहुत ईजी है। जैसे शल्की है, शल्की को हम कैसे समझेंगे, टाइल्स होती है। ठीक है, तो टाइल्स में क्या है, वो चिपकी भी है एक दूसरे से, वो चिपकी हुई है, वो कहाँ मिलेंगी, हमारी त्वचा पे मिलेंगी। तो ये हो गई शल्की उपकला। घनाकार, घन में जैसे घन होता है 6 भुजाओं वाला, ठीक है, तो वो उसमें 6 साइड होती है, तो वो हो गई घनाकार। अब स्तंभाकार, स्तंभ होता है कॉलम, तो जिस तरह से एक पिलर होता है, ठीक है, तो इसी तरह से जो हो गई लंबाई में लंबी कोशिका है वो आपस में मिलके क्या बना रही है, स्तंभाकार उपकला हो रही है। ठीक, अब ये कैसी है, जब उनमें क्या था, इनमें केंद्रक गोल था, मगर इनमें केंद्रक कैसा होगा, लंबा होता है। ठीक है, तो ये हो गई स्तंभाकार उपकला। ये स्तंभाकार उपकला कहाँ पर पाई जाती है, स्तंभाकार उपकला पाई जाती है आहार नाल में। जो आहार नाल है उनके जो आंतरिक भाग है उसमें पाई जाती है स्तंभाकार उपकला। और ये स्तंभाकार उपकला क्या काम करती है, ये काम करती है अवशोषण का। जो भोजन बना है, पच गया है, उनको अवशोषित करने का कार्य करेगी स्तंभाकार उपकला। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमारा 4th नंबर पर आता है पक्षमाभी उपकला। पक्षमाभी उपकला यानी कि सिलिएटेड एपिथीलियम। तो सिलिएटेड एपिथीलियम जो होता है वो क्या है, जैसे सीलिया होता है ना, सीलिया मतलब जो धागे धागे हैं वो होते हैं सिलिएटेड उपकला। जैसे ये है आपकी, इससे लंबाई में ही होती है। ये कोशिकाएं भी कैसी होती है, उत्तक कैसे होते हैं, लंबाई में होते हैं। और इनमें क्या होता है, ये सीलिया होती है, यानी कि धागे धागे जैसी एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होने की वजह से ये क्या काम करती है, ये उसको सहायता करती है। किसके लिए, ये पाई जाती है कहाँ, श्वसन नली में। तो ये श्वसन में जो गैस आ रही है उनको पहुंचाने में, उसके साथ साथ जो श्वसन के साथ साथ धूल मिट्टी आ रही है, ठीक है, उसको रोकने का काम भी क्या करती है, पक्षमाभी उपकला करती है। ये होती हैं अंडवाहिनियों में। जब फैलोपियन ट्यूब में, तो फैलोपियन ट्यूब में क्या काम करेगी, ये फैलोपियन ट्यूब में जो एग है, अंड है, उसको एक गति प्रदान करती है, एक निश्चित डायरेक्शन में जाने के लिए एक गति प्रदान करती है। ठीक है, ऐसे ही ये वीर्य को भी क्या करती है, एक निश्चित गति देती है कि किस दिशा में, एक निश्चित दिशा में जाने की गति प्रदान करती है। उसके साथ साथ ये कहाँ पर है, ये म्यूकस जो बन रहा है, ठीक है, उसको गति में उसको नियंत्रित करने का काम वो भी कौन सी करती है, पक्षमाभी उपकला करती है। ठीक है, इतना समझ में आया कि जो स्तंभाकार उपकला है उसमें उत्तक कैसे होते हैं, वो कॉलम के आकार के होते हैं। ठीक है, स्तंभ के आकार के होते हैं और उनमें केंद्रक भी कैसा होता है, लंबा होता है। पक्षमाभी में क्या होता है, सीलिया, इनमें जो सीलिया होते हैं, धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो एब्जॉर्ब का काम करते हैं और एक वे बनाते हैं, एक गति बनाते हैं, गति के साथ साथ एक मार्ग बनाने का कार्य करते हैं। जैसे धूल मिट्टी जो आ रही है उसको रोकने का,
उसको अलग गति दे रहे हैं। ऐसे ही म्यूकस जो बन रहा है, ठीक है, उस म्यूकस को गति देने का, उसको किधर जा डायरेक्शन देने का, वीर्य को कहाँ जा रहा है उसको एक निश्चित डायरेक्शन देने का, फैलोपियन ट्यूब में एग बन रहा है उसको एक निश्चित गति देने का और उसको एक दिशा प्रोवाइड कराने का कार्य कौन करता है? सीलिएटेड एपिथेलियम करते हैं, पक्षमाभी उपकला। अब हमारे 4th नंबर पर आती है ग्रंथिल उपकला। हमने जब स्टार्टिंग में एपिथेलियम ऊतक के कार्य पढ़ रहे थे तब हमने एक बात पढ़ी थी कि ग्रंथिल उपकला म्यूकस और जठर रस के स्त्रावन में सहायक होती है, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने कहा कि ये जो होती है ये म्यूकस और जठर रस, ठीक है, ये सब हो रहा है स्त्रावन में और अब शोषण में कार्य करती है। ये हमने कहाँ अभी देखा था? ये हमने स्तंभाकार में भी देखा था, ठीक है। तो ये भी क्या होता है कि ग्रंथिल उपकला जो होती है, ये जो स्तंभाकार उपकला होती है, ये कुछ विशेष परिस्थितियों में विशिष्ट ऊतक जो आपस बदल जाते हैं, ठीक है ना, वो किसमें वो क्या बन जाते हैं? वो ग्रंथिल उपकला में आ जाते हैं। यानी कि जो स्तंभाकार उपकला है उन्हीं वही ऊतक जो हैं वो क्या होते हैं? वो इसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रंथिल उपकला में बदल जाते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? जो जठर रस हो गया, म्यूकस हो गया, उनको क्या करना, वहाँ पर जो चल रहा है उनको एक निश्चित उसमें कि उनकी मात्रा में, उनकी मात्रा को रोकने का और एक उसमें प्रदान करने का, जो गति प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। उसके साथ साथ ये अवशोषण का और स्त्रावन का कार्य करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा उपकला ऊतक। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे थे जंतु ऊतक। जंतु ऊतक कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। उसमें पहला ऊतक है हमारा उपकला ऊतक। उपकला ऊतक भी हमने 5 प्रकार पढ़े। पहला प्रकार पढ़ा हमने कौन सा? शल की उपकला। फिर उसके बाद घनाकार उपकला, फिर स्तंभाकार उपकला, पक्षमाभी उपकला और ग्रंथिल उपकला, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनके कार्य पढ़े और इनके जो स्थिति है, लोकेशन है, वो देखिए, ठीक है। तो उपकला का कार्य, सबसे मेन कार्य क्या होता है? उपकला का कार्य होता है जीवों को सुरक्षा प्रदान करना, जिस भी पार्ट में वे हैं। जैसे सबसे बाहर है, त्वचा में है, तो त्वचा का कार्य सुरक्षा करना। आहार नाल की आंतरिक गुहा में है तो वहाँ पर भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा के साथ अवशोषण का कार्य करना, पचे हुए पदार्थ के अवशोषण के साथ साथ गैसों का विनिमय करना, ठीक है। वृक्क नलिकाओं में रक्त के छानने का कार्य करना और बचे हुए उपयोगी पदार्थों को वापस अवशोषित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। पदार्थों के विनिमय में सहायक होना, उनको गति देना, कितनी गति से जाना है और कितना जाना है, ये सब कौन करता है? ये सब हमारे उपकला ऊतक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कवर किया जंतु ऊतक का पहला ऊतक उपकला ऊतक, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे सेकेंड ऊतक संयोजी ऊतक। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।